वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से। तो आज हम ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से लास्ट वीडियो हमारी हिस्ट्री की रही थी, प्री हिस्टोरिक एज, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। और हम आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी के क्रम में। जो सबसे भू आकृतिक विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है दो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक इसके आगे आएगी वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरीज़ को जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सभी। और तमाम सारे जो एसएससी और स्टेट पीसीएस में जो और छोटे लेवल पर एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम जानेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी अगर भू आकृतिक विज्ञान का जिस तरह से हमने डिवीज़न किया था पहले ज्योग्राफी का पहली ही वीडियो में कि 3 पार्ट्स में हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ओशियोनोग्राफी। तो भू आकृतिक विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी की पहली थ्योरी जो मोस्ट है उसको हम पढ़ते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सबसे पहले जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1911 में महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने देखा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, यानी जो विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका, ब्राज़ील और ये तमाम सारे और इक्वेटर पे जो कंट्रीज़ हैं, उन सब में देखा कि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रलायक हैं वहाँ देखा जो हिमानी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें। और वहीं देखा उन्होंने शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो वहाँ देखा उन्हें कि बड़े बड़े कोयला क्षेत्रों का भंडार मिला। तो जिस तरह से यूरोप और कनाडा और तमाम सारे ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ कोयला बड़े बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना। तो यह बात उन्हें काफ़ी सारा भ्रम पैदा कर रही थी और उन्होंने सोचा कि इस आधार पर अगर बात करें हम महाद्वीपों की जो वर्तमान संरचना है उसका कहीं ना कहीं विस्थापन हुआ है और जलवायु परिवर्तन हुआ है। हालांकि आप देखें तो वो जलवायु वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्यों प्रतिपादित किया, तो वो व्याख्या तो जलवायु की कर रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने महाद्वीपों को भी विस्थापित किया। तो उसी आधार पर जलवायु परिवर्तन उन्होंने किया। तो वो सारी कल्पना है, संकल्पना है उनकी, तो काल्पनिक थ्योरी है ये। और वर्तमान में हम बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसको अवैज्ञानिक सिद्ध किया जा चुका है, काल्पनिक माना है बिल्कुल। तो हम बढ़ते हैं किस तरह से इसका जो सिद्धांत है किस तरह से आगे बढ़ा। तो अगर हम बात करें अल्फ्रेड वेगनर की, जिस तरह से बताया 1911 में अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि कहाँ के थे, जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे। अब बात करें हम तो उन्होंने देखा कि 20 करोड़ साल पहले जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में बताया था कि कार्बोनिफेरस काल में देखा उन्होंने बताया कि जो वर्तमान में महाद्वीप के खंड हैं, जो सारे महाद्वीप हैं 7 महाद्वीप, वह सभी एक भूखंड में जुड़े हुए थे। जैसे हम बात करें एक सारे जो भूखंड हैं वो एक ही महाद्वीप, सारे भूखंड एक ही क्षेत्र में जुड़े हुए थे और उस सारे क्षेत्र के चारों ओर महासागर जो बने हैं, अभी 4-5 महासागर हैं, 5, उन सब के बीच में एक भूखंड था बड़ा, उसमें सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने नाम दिया पेंजिया नाम दिया। ठीक है, सारे भूखंडों को, जो आपकी सारे महाद्वीपों को एक ही भूखंड में शामिल किया और जो महासागर हैं जो वर्तमान में, वो उसे चारों ओर से घेरे हुए थे, जिसे नाम दिया उन्होंने पेंथालासा। तो पेंजिया पेंथालासा नाम दिया। तो इस प्रकार आगे उन्होंने देखा कि ट्रियासिक काल में, जैसा कि कार्बोनिफेरस हमने पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में, जो किस में आता है, पेजोजोइक में। यानी हम बात करें तो पेजोजोइक में 6 पीरियड पढ़े थे हमने। कौन से जरा मेरे साथ दोहराइए। कैम्ब्रियन, फिर आगे बढ़ा हमने आर्डोविशियन, फिर सिलूरियम, फिर डिवोनियम, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियम, फिर उसके बाद मीसोजोइक काल में हमने देखा ट्रियासिक काल। तो ट्रियासिक काल में क्या हुआ कि ट्रियासिक काल में
पेंजिया के विखंडन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब पेंजिया के विखंडन की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू हुई कि इसमें जो है ये जो पेंजिया था, पेंजिया के विखंडन की प्रक्रिया में पेंथालासा जो एक सागर, टेथिस सागर, इसके विखंडन की ओर बढ़ा। टेथिस सागर इसमें विखंडन करने लगा और महाद्वीपों का विस्थापन धीरे धीरे होने लगा। और आगे बढ़ते हुए ट्रियासिक काल के बाद जैसे जुरासिक और क्रिटेशियस आया, तो जुरासिक काल में बिल्कुल टेथिस सागर बिल्कुल एक सक्रिय संरचना निर्धारित की, उसको नाम दिया टेथिस सागर नाम दिया अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, और कहा कि इस तरह से जो महाद्वीप है पेंजिया, जैसा बताया हमने पूरा भूखंड, वो 2 भागों में बट गया। और उन्होंने जो उत्तर में बटा उसे नाम दिया लोरेशिया, और एक और नाम दिया इसे अंगारा लैंड, और जो उसके दक्षिण में था उसे नाम दिया गोंडवाना लैंड। तो अब बात करें लोरेशिया, तो लोरेशिया में जो ऊपर के देश हैं यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया सम्मिलित किए, और जो टेथिस सागर के दक्षिण में हैं यानी उनमें प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उनको शामिल किया। अब बात करें फिर जो मेसोजोइक में ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल में देखा उन्होंने। क्रिटेशियस काल में देखिए, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की ज्योग्राफी में, तो उसको ज़रूर देखिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा ये कालखंड। तो क्रिटेशियस काल में उन्होंने देखा कि जो गोंडवाना लैंड है उसका भी विखंडन प्रारंभ हुआ, और उसके आधार पर जो वर्तमान की जो महाद्वीपों की संरचना है, पृथ्वी के भूगोल की देखें हम, जो वर्तमान की संरचना है महाद्वीपों की, वह संरचना विकसित हुई और उस संरचना का निर्माण हुआ। तो हमने देखा क्रिटेशियस काल में किस तरह से वर्तमान महाद्वीपों का स्वरूप निर्धारित हुआ। तो इस तरह से महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत दिया अल्फ्रेड वेगनर साहब ने। अब ये तो उनकी कल्पना थी, अब किस तरह से उन्होंने इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य दिए। तो हम साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहला साक्ष्य आता है हमारा कि वेगनर साहब ने कहा कि भू आकृतिक साक्ष्य दिया उन्होंने सबसे पहला। अब भू आकृतिक साक्ष्य में दिया उन्होंने कि किस तरह से, अगर हम बात करें कि जो अटलांटिक महासागर है, अगर आप देखिए मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में कहा था अगर ज्योग्राफी को समझना है तो आपको वर्ल्ड मैप बिल्कुल आपके ब्रेन में होना चाहिए। आप लोगों के पास जो ज्योग्राफी 2 जो मैप हैं, एक पॉलिटिकल मैप और एक ज्योग्राफी के लिए भौगोलिक मैप है, वो आपको बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने हमेशा रहना चाहिए। या एटलस ले लीजिए आप एक, और उसको अध्ययन करते रहिए महाद्वीपों की और महासागरों की अवस्थिति। तो हम बात करें अगर भू आकृतिक समानता की, तो भू आकृतिक समानता के आधार पर उन्होंने कहा कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के जिस तरह से आप देखिए मैप में अगर है अभी वर्तमान में तो उसको खोल के देखिए। अगर अटलांटिक महासागर की बात करें तो पूर्व में यूरोप और अफ्रीका आता है, और उसके दक्षिण में पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और अगर यूरोप और अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को की अगर हम मिलाएं, इसको एक थ्योरी है जिग्स ऑफ फिट थ्योरी है। इसके आधार पर अगर हम इसको मिलाएं तो इसमें बिल्कुल भूखंड जो है मिल जाएंगे, और इसी आधार पर अगर अन्य भूखंडों को मिलाएं तो मिल जाएंगे बिल्कुल। तो इस आधार पर पहला साक्ष्य दिया उन्होंने कि भू आकृतिक समानता के आधार पर इसे जोड़ा जा सकता है सारे खंडों को जो महाद्वीप है, और इससे हम पेंजिया का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने अपना मत दिया कि भूवैज्ञानिक समानता। अब भूवैज्ञानिक समानता में उन्होंने कहा इसी प्रकार से अगर अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के भूखंडों को या महाद्वीपों को हम जोड़ें तो उनमें जो चट्टानें हैं
उसमें भी समानता पाई गई काफ़ी सारी। तो इस तरह से यह भी साक्ष्य इस सिद्धांत को मत को प्रदर्शित करता है और इसकी सही व्याख्या करने में सक्षम है। तो अगला उन्होंने दिया जो जीवाश्मों की बात की उन्होंने, फॉसिल्स, जीवाश्मों की समानता के आधार पर उन्होंने कि अगर उन्होंने कहा कि अगर अटलांटिक महासागर के जो दोनों जो महाद्वीप हैं उनको मिलाया जाए पूर्व पश्चिम के, तो उनमें जीवाश्मों में भी अत्यधिक समानता पाई जाती है। तो ऐसा ही नहीं, अगर हम और तमाम सारे ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, इन सबको भी जोड़ें तो इसी तरह की समानता प्रदर्शित हो रही थी या अब वर्तमान में हो रही है। तो हालांकि ये संकल्पना माना जाता है कि ऐसा है, लेकिन कुछ हम आगे बिल्कुल समझाएंगे आपको किस तरह से कितना कुछ सही है वेगनर साहब का सिद्धांत। तो अब आगे देखिए, उन्होंने एक और समानता का मत दिया उन्होंने। चौथा मत जो थोड़ा सा और काल्पनिक प्रदर्शित होता है कि उन्होंने पर्वतों की समानता के आधार पर कहा कि जिस तरह से यूरोप में और अफ्रीका के और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अगर पर्वतों में देखें तो उसमें भी समानता पाई जाती है। काफ़ी सारी हर्षिणी क्रम के पर्वत हैं, हम पढ़ेंगे आगे किस तरह से जो पर्वतों का विभाजन है उनमें भी समानता पाई जाती है। और अगर बात करें हम तो यूरोप में स्कैंडलैंडिया पर्वत है, तो वहाँ लेमूर नाम के जीव पाए जाते हैं। अब लेमूर नाम के जीव पाए जाते हैं यूरोप में, तो यूरोप से वो अभी भी वर्तमान में अटलांटिक महासागर में कूदकर सामूहिक हत्या करते हैं। तो इसका उन्होंने मत दिया कि प्राचीन काल में या अतीत में जो महाद्वीप हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वो आपस में जुड़े हुए थे। इसका कारण क्या है, जो लेमूर नामक जो जीव हैं या छोटे छोटे चूहे टाइप के जीव हैं, वो सामूहिक हत्या करते हैं। जब ये जुड़े हुए थे तो ये पश्चिम तक सुदूर यात्रा करते थे। तो इस आधार पर जो विखंडन हो गया तो उनकी जो आदत है इस तरह से कूदने की तो वो बनी हुई है। तो इस आधार पर वो मत को प्रदर्शित करते हैं जो काल्पनिक प्रतीत होता है। और उसी आधार पर एक और देखा उन्होंने, माफ कीजिए, लेमिंग नाम के थे ये, और एक और उन्होंने कल्पना की कि जो मेडागास्कर, जिस तरह से अफ्रीका के बगल में द्वीप है मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका को मिलाकर उसमें लेमूर नाम की एक प्रजाति पाई जाती है बंदरों की। थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता इसमें। तो लेमूर बंदरों की प्रजाति पाई जाती है, बंदरों टाइप में है। तो एक प्रजाति है, उसमें जो तीनों क्षेत्रों में ये लेमूर नाम की प्रजाति पाई जाती है। इस कारण इसको लेमूरिया भी कह देते हैं कभी कभी, इन सब को अफ्रीका और मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत को सम्मिलित रूप से। तो इस तरह से उन्होंने इन 4 साक्ष्यों के आधार पर भूखंडों की जो महाद्वीप है उसको एक क्रम में यानी पेंजिया क्रम में जोड़ने के साक्ष्य दिए हैं। तो इस आधार पर हम बात करें तो सिद्धांत प्रतिपादित होता है। अब हम आगे की ओर चलें कि किस तरह से ये तो उन्होंने सिद्धांत दिया और अपने साक्ष्यों का मत प्रदर्शित किया। और अगर हम रूपरेखा देखें किस तरह से सिद्धांत की रूपरेखा है, तो उन्होंने क्या किया कि ये तो ठीक है, अगर जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, जो वर्तमान में अवस्थिति आई है, तो उन्हें क्या करना था कि जो पश्चिम में जिस तरह से विस्थापित हुए हैं और उत्तर दिशा में विस्थापित हुए हैं जो महाद्वीप, तो उसको प्रमाणित करना था किस आधार पर हुए हैं। तो बड़े ही काल्पनिक तरीके से व्याख्या की और कहा कि जो चंद्रमा और जो सूर्य है उसका ज्वारीय बल लगता है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है अपना, तो इस आधार पर ज्वारीय बल उत्पन्न होता है जिससे ज्वार भाटा भी आता है। हम पढ़ेंगे आगे ज्वार भाटा चैप्टर में किस तरह से चंद्रमा का ज्वारीय बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस आधार पर उन्होंने कहा, जैसा मैंने पृथ्वी के भूआकृतिक विज्ञान में पढ़ाया था आप लोगों को कि ऊपर कौन सी परत है, सियाल, और नीचे है इसके सायमा या सीमा। तो इस पर क्या है कि सीमा थोड़ी सी तरल अवस्था में या अर्ध तरल अवस्था में है और ये जो सियाल है वो ठोस अवस्था में है। तो सीमा पर सियाल तैर रही है बिल्कुल। तो इसके आधार पर क्या है कि जो
और आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है। तो उस पे क्या है कि जब आप बताइए सियाल सीमा पर अगर तैर रहा है, बिल्कुल ऐसे करके तैर रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि इतनी स्पीड से तैर रहा है, ये करीब एक वर्ष में 1 आध सेंटीमीटर का फर्क आता है। और जिस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जा रही है, घूम रही है, तो इस तरह से ये सीमा थोड़ा ऐसा पूर्व की ओर खिसकती है, तो पश्चिम की ओर इसका विस्थापन होता है। क्योंकि पता है, आप लोगों को पहले बताया था वीडियो में कि सियाल पर महाद्वीप है और सीमा पर क्या पाए जाते हैं, महासागर। तो अब बात करें हम, तो सीमा जिस तरह से विस्थापित होगी पूर्व की ओर, जो ठोस भाग है किसका, महाद्वीप का, वो पश्चिम की ओर खिसकता गया। तो इस आधार पर उन्होंने बिल्कुल काल्पनिक तरीके से व्याख्या की है, जिसकी वर्तमान में वैज्ञानिकों ने बड़ी तीखी आलोचना की है। तो अब बात करें हम, एक ज्वारीय बल जिस तरह से लगता है, तो अब जो चंद्रमा बल लगाता है अपना गुरुत्वाकर्षण बल, तो चूंकि महाद्वीप ठोस सतह है तो उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो जल है महासागरों का उसे बिल्कुल अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके कारण ज्वार भाटा भी आता है। तो इस तरीके से जो है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में उन्होंने अपना मत दिया, जो कि काल्पनिक प्रदर्शित होता है। लेकिन और उसी के साथ साथ इन्होंने जो बलित पर्वत है उसकी भी व्याख्या की, जो कि जैसे जब सियाल सीमा पर तैर रही थी, तो क्या होता है, क्योंकि सीमा जो है तरल अवस्था में है, तो अगर हम बात करें इस तरह से सीमा पर सियाल तैर रहा है, तो अगर बात करें हम, तो और पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी भी घूम रही, तो इस तरह से संरचना प्रदर्शित होती है और बलित पर्वतों का निर्माण होता है। और जिस तरह से हमने देखा होगा, आप लोग मैप खोल के देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो रॉकी, जो इंडीज बड़े बड़े पर्वत बने हैं, वो इसी तरह से बलित पर्वत हैं, जो कि इन्होंने काल्पनिक तरीके से बताया। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से टेक्टोनिक सिद्धांत में किस तरह से बने। तो इस तरह से बिल्कुल काल्पनिक सिद्ध होता है। और इन्होंने और एक व्याख्या और की है इन्होंने कि जो महाद्वीप हैं उसके पूर्व भाग में, है ना, जो महाद्वीप है उसके पूर्व भाग में तमाम सारे छोटे छोटे चाप समूह में द्वीप पाए जाते हैं ना। तो हम बात करें कि महाद्वीप के पूर्वी भाग में क्यों पाए जाते हैं, पश्चिम में क्यों नहीं पाए जाते, है ना। तो इसका भी बड़े काल्पनिक तरीके से उन्होंने व्याख्या की कि जिस तरह से सियाल सीमा पर तैर रही है, तो ऐसे पश्चिम में जाते गए द्वीप, वो क्या नाम है, महाद्वीप, और सियाल जिस तरह से तैर रही थी और पश्चिम की ओर अपना खिसक रही थी, और उसके साथ साथ जो है बलित पर्वतों का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ छोटे छोटे द्वीप ऐसे करके वहाँ छूटते गए बल के कारण। और जिस तरह से देखें कि महाद्वीप है हमारा अमेरिकी महाद्वीप, उसके बगल में वेस्ट इंडीज या क्यूबा जो द्वीप चाप समूह इस तरह से निर्मित हुआ। और हम एशिया की बात करें तो जापान और क्यूराइल, इस तरह से और अगर हम भारत के महाद्वीप की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत के बगल में, तो फिलीपींस और ये तमाम सारे द्वीपों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से इन्होंने द्वीप चाप समूह की व्याख्या की, जो बिल्कुल काल्पनिक सिद्ध होता है। तो वर्तमान समय की बात करें तो इसकी जो टेक्टोनिक सिद्धांत है, बिल्कुल जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, बिल्कुल पुष्ट करता है किस तरह से जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं उसकी सही व्याख्या करता है वैज्ञानिक तरीके से। तो इसको समझने में इस सिद्धांत को विकसित करने में अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इस तरह से। हालांकि ये पूरा काल्पनिक सिद्धांत है और अभी वैज्ञानिकों ने इसको अवैज्ञानिक तरीके से पुष्ट कर दिया है। और लेकिन भूगोल की हम बात करें, अगर टेक्टोनिक सिद्धांत को समझना है तो इनके जो सिद्धांत है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसका हमेशा योगदान रहेगा, इसको पढ़ाया जाएगा भूगोल में। तो इस तरह से हमने महाद्वीपीय विस्थापन चैप्टर को ख़त्म किया। और आगे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को, जिसके आधार पर हम सारे भूकंप और ज्वालामुखी की व्याख्या करेंगे किस प्रकार होता है। और
तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए अपनी फैमिली भी बड़ी होगी तो मुझे भी ज़्यादा उत्साह का प्रभाव लगेगा, और अच्छे से अच्छे और वीडियो बनाएंगे हम, और मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल आप और हम मिलकर। धन्यवाद।